नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल पर अग्निवीर बैच। अब 15 फरवरी से हर रोज आपके लिए अग्निवीर के वो बच्चे जो एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के वो टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आते हैं जो अग्निवीर के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जो अब तक आर्मी जीडी की परीक्षा होती रही है उसके पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। हम सवालों को सजो के लाते हैं आपके लिए, खोज के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, जो आपको एग्जाम में फायदा करे, आप उसे एग्जाम में कर पाए। और हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे जो हमारे बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो 15-20 जितने भी क्वेश्चन आए अग्निवीर के बैच में, जो कि अभी कोई क्लियर नहीं है, तो उतना क्वेश्चन हर बच्चा 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करके आए। शुरुआत करते हैं आज हम अपनी क्लास की एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन के साथ कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो कभी ठोकरों से मत डरो, गिरने से मत डरो। जो ठोकर खा के गिर गए और जो गिर के उठ गए, उठ के चल पड़े, वही सफल हो गए। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। पहला क्वेश्चन है कि 250 रुपए की घड़ी 10% लाभ पर बेची जाती है, कितने में बेची जाए? 10% लाभ पर में कितने में बेची जाए? तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार, एकदम ऐसा सवाल खलवा की तरह लोगे। 10% लाभ का मतलब आपको रिटर्न चाहिए 110%, 250 का 110%, 0 0 0 0 0, 11 25 55 की 5 हासिल, 5 11 22 5 27, 275 रुपए, 275 रुपए में बेची जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ग की भुजा में 20% कमी की जाए, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? ध्यान दीजिएगा, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ये सवाल कैसे लगा पाएंगे आप कि -20 भुजा में 20% की कमी की गई है, तो -20 -20 प्लस -20 इंटू -20 बाई 100। यही फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन एक्स वाई बाई 100, लेकिन हम लेते क्या है, जहां प्लस होगा वहां प्लस, जहां माइनस होगा वहां। तो ये -40 और +4, -40% +4% यानी -36%, यानी कितनी कमी हो जाएगी? 36% की कमी हो जाएगी उसमें, इसमें क्षेत्रफल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि तीन संख्याएं 4 संबंधित 5 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या? तो बहुत बेहतरीन सवाल। तीन संख्याओं का औसत 25, योग 75, ये पता होगा आपको, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटा संख्या। कुछ बच्चों को दिक्कत इस बात की होगी कि सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे। बच्चा स्लो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जो बच्चे शायद पहली बार एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। वो 17.5 साल के बच्चे होंगे जो एग्जाम देने जा रहे होंगे और उनके पास कोई ट्रिकी मैथ्स का और मैथ्स के ट्रिक्स का अप्रोच नहीं होगा, तो उन्हें भी हमें लेके चलना है। अब एकदम आराम से पढ़ते हैं हम लोग कि ये योग बराबर हो गया औसत गुणित संख्या, तो 25 या 75, और अनुपातिक योग है 5 या 9 है 15। तो 15 भाग बराबर अगर 75 है दोस्त, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 6 सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा 6 भाग बराबर 15 छक्का 90। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 15 भाग बराबर 75, एक भाग बराबर 3, तो 6 भाग बराबर 15 25 75, एक भाग बराबर 5, 15 25 75, तो 6 भाग बराबर 5 6 30। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात में दिक्कत नहीं है ना? अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 3/5, 5/8 और 1/8 का एलसीएम क्या होगा? तो बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान देना। हमने आपको चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे वीडियोस में पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे। चैप्टर वाइज कंटेंट का आप लाभ लीजिए और चैप्टर वाइज कंटेंट को सॉल्व करिए। चैप्टर वाइज कंटेंट में एक एक चैप्टर को पूरा पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया गया है और आपको पूरी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से, डिटेल मेथड से, शॉर्टकट मेथड से समझाने बताने का प्रयास किया गया है। तो हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके वहां जो प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, परसेंटेज पड़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पड़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है, एलसीएम पढ़ने वाला है, उन सब वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए।
तो कह रहे हैं कि आपको निकालना है कि एलसीएम ऑफ 3/5, 5/8 और 1/8। दोस्त एक बात समझ लो कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो a/x, b/y और c/z का, तो वो एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यानी अंश का एलसीएम निकलेगा। इसका मतलब है कि एलसीएम लेना है आपको किसका, 3, 5 और 1 का, बटे एचसीएफ लेना है आपको 5, 8, 8 का, यानी 3, 5, 1 का एलसीएम कितना हो गया, 5 3 15, और इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। इसका मतलब हो गया कि इसका एचसीएफ आपको मिल जाएगा 15/1, एलसीएम 15/1, यानी एलसीएम हो जाएगा 15। समझ पा रहे हो बेटा, भिन्नों का एलसीएम इसी तरह से निकलता है। अगर एचसीएफ निकालता होता तो न्यूमरेटर अंश का एचसीएफ निकलता और आपके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलता। अगला सवाल ध्यान देना, 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए। बहुत सिंपल सवाल है, देखने की कोशिश करना, समझने की। ये 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है, 40 लीटर ऑफ मिश्रण, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर। अब मेरी बात को समझो कि वाइन और वाटर है, 3 भाग वाइन है, 1 भाग वाटर, यानी कुल 4 भाग, यानी 30 लीटर वाइन है और 10 लीटर वाटर है। कह रहे हैं कि कितना पानी मिलाया जाए कि वाइन कितना हो जाए, कितना हो जाए वाइन, वाइन 5 हो जाए और पानी 2 हो जाए। तो ये 5 हो, ये 5 होने का मतलब ये है कि 5 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना कितना है, इसको को होना है 5 बराबर अगर 30 हो जाए तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर होगा 12, यानी 10 से 12 आने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए। आपका ऑप्शन ए सही है। फिर से समझ लो, समझने में दिक्कत है तो फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि 40 लीटर वाइन वाटर का मिक्सचर है जिसमें 3 भाग वाइन है और 1 भाग वाटर है, यानी 30 लीटर वाइन है, 1 लीटर 10 लीटर वाटर है। कह रहे हैं कि कितना पानी मिला दे, कितना वाटर मिक्स कर दें कि ये जो अनुपात है वो 5:2 हो जाए, यानी वाइन की मात्रा 5 हो जाए और वाटर की मात्रा 2 हो जाए। तो अगर ये 30 वाइन तो मिला नहीं, तो मात्रा तो बराबर है, फिक्स है कि वाइन 30 ही रहेगा, अनुपात बदल जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर 30 का अनुपात 5 का अनुपात 30 के बराबर है तो 1 बराबर 6 होगा। 1 बराबर जब 6 होगा दोस्त, तो 2 बराबर कितना चाहिए, पानी 12 चाहिए, 10 पहले से है, 2 और मिला दोगे तो पानी 12 हो जाएगा। अनुपात आ जाएगा आपका, ये 30 और 12 हो जाएगा, और 30-12 का अनुपात हो जाता है 5:2। कर लोगे ना क्वेश्चन, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा दोस्त, 2 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 12, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस है कि अगर 3 संख्याओं का औसत 40 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो ध्यान दीजिएगा कि औसत अगर 40 है तो योग हो जाएगा आपका 120, और 13, 23, 11, 11 3 33, 3 1 4 और 2 1 3 34 प्लस x बराबर 120। तो x बराबर आ जाएगा 120 माइनस 34, 6 हो जाएगा, और 11 में से 8 3 जाएगा 8, 86 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंक से फेल कर जाता है। 210 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल कर जाता है, यदि परीक्षा का महत्तम अंक 800 है, पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना है। ध्यान देना, बहुत सिंपल सा सवाल यह है कि पूर्णांक आपका 800 है, यानी 100% बराबर 800 के है, 100% इज इक्वल टू 800। तो कह रहे हैं अब 210 नंबर एक लड़का पा रहा है तो 30 नंबर से फेल हो रहा है, यानी पास होने के लिए आपको 240 नंबर चाहिए। तो पास मार्क्स परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, पास मार्क्स परसेंट इज इक्वल टू 240 अपॉन 800 इंटू 100, यानी 30%। 8 के 24, 30% आपको पास होने के लिए चाहिए एग्जाम। 30% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके काम छोड़ दिया, शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि आधा और 1/3। अच्छा कर ही लेते हैं, ध्यान देना सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। कह रहे हैं कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। ए एक काम को 15 दिन में, फिर से ले लेता हूं, ए एक काम को 15 दिन में करते हैं, बी 10 दिन में करते हैं, एलसीएम हो गया 30। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का, सॉरी ए का एक दिन का 2, बी का एक दिन का काम 3, बी ने 5 दिन काम किया तो 15 काम किया, 30 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 15, और 15 काम एक कितने दिन किया, तो ये इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो शेष काम एक को समाप्त करने में 7.5 दिन लगेंगे। बात को समझो कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। ए का एक दिन का काम 2 और बी का एक दिन का काम 3। बी ने 5 दिन काम किया तो 15 काम करके गया, तो शेष बचा 15 काम, और 15 काम ए को करना है तो ए को 15 काम करने में रोज 2 काम करेगा तो 7.5 डे लगेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 है, तो वह धन क्या है? बहुत सिंपल बेहतरीन सवाल है, लेकिन एक बार देखने में तो सवाल वैसा अगर आपने किया नहीं है कभी ना तो बहुत कठिन है, लेकिन कैसे करते हैं इसको देख लो और समझ लो, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल। कह रहे कि आप एक बात जान लो, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल में अगर रेट दे दिया तो क्वेश्चन तो रॉकेट की तरह लगता है। प्रॉब्लम रेट के साथ आपको दे दिया, रेट इज इक्वल टू 10%, और 10% मीन्स होता है 1/10, और 3 साल का मामला है तो ये इसका क्यूब कर लो 10 का 1000, और ये 1000 आपका मूलधन हो जाता है। ये 1000 आपका मूलधन है, निकालो 1000 का 10%, 1000 का 10% निकालो तो 100 का 10% निकालोगे तो 10, और 10 और फिर 10 का 10% निकालोगे तो 1। अब देखो कह रहे हैं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.5। देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 3 3 1 होता है, और 2 साल का क्या होता है? 2 1 होता है। ठीक है, तो अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो ये 3 से जो है 0 कर देंगे आप, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 3 से और यहाँ 1 से, ये हो जाएगा 30 और प्लस 1 बराबर 31। ध्यान से समझिएगा, और अगर ये बात मेरी नहीं समझ में आ रही तो अभी वीडियो रोक के आप मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो पे चले जाइए चैप्टर वाइज कंटेंट में, और वहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, ये मैं दावा करता हूं और गारंटी लेता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी कोई सवाल नहीं फंसेगा आपका। अब भी वीडियो को रोकिए और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर वाइज सेक्शन में जाके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ के फिर आप आके करिए, और आपको पूरे लाइफ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी सवाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी तो बताइएगा। ठीक है, अब ये 31 आ गया। 31 इज इक्वल टू दे रहे हैं 15.5, 15.50 का मतलब ये है, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो कह रहे हैं कि वह धन क्या है? माना क्या था आपने? धन 1000 आया था, 1000 बराबर कितना? 1 बराबर 1/2, 1000 बराबर 500, यही आपका मूलधन है। ऑप्शन सी। कोई तकलीफ नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, क्षेत्रफल निकालिए। अब परिमिति दे रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 2l + b = 40 या l + b = 20, और चौड़ाई 8 है तो लंबाई 12 हो जाएगी, और क्षेत्रफल कह रहे हैं b कितना है? 8 है, तो क्षेत्रफल l × b बराबर हो गया 12/96 मीटर वर्ग। बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए 6 5 11 5 4 9 9 5 14 और 8 6 14, देख लो कितना हो गया? 4 5 9 9 6 15, 4 5 9 15 8 4 12। देखो भैया एक बात समझो दोस्त, मेरा अपना जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस सवाल को हम नहीं लगाएंगे। अब नहीं लगाएंगे तो मतलब छोड़ थोड़ी ना देंगे, छोड़ तो देंगे भाई। हमारे पास एक बहुत सुंदर सा ट्रिक है,
अगर किसी भी वृत्त की परिधि निकालनी हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन हो, शंकु हो, आयतन हो, आयतन बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, आयतन निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, वक्र पृष्ठ निकालना हो, इसका सबका आंसर जो आएगा वो आंसर 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हाँ सबके सबके गणना में 22 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 22/7 से मल्टीप्लाई होता है, और जो नंबर 22 से मल्टीप्लाई होके आंसर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, 11 से उसको कटना ही कटना। तो यहां से देखो कि एकमात्र एग्जाम्पल ये है जिसमें ये एक ऑप्शन है जो आपको 11 से डिविजिबल है। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, समस्थान पे अंकों के योग और विषम स्थान पे अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य। देखो ये क्या है भैया, आपके पास 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, 0.5 है, पॉइंट से कोई मतलब लेना देना नहीं है। 8 5 4 5 9 और 9 5 14, ये हो गया विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग 814, यानी अंतर जीरो आ गया, तो ये 11 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 11 से यहां कटने को तैयार नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4658.5 वर्ग मीटर। अगर इस बात से आपको ऐतराज है, ऐतराज होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सुपर कोई ट्रिक नहीं है, तो भैया बैठो अपना बच्चों की तरह प्राइमरी स्कूल के 2πr बराबर 242, तो 22/7 गुणित r बराबर 121। अच्छा तो 11 दूना 22, 11 11 हम 121, तो फिर r बराबर कितना हो जाएगा 77/2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणित 77/2 गुणित 77/2, इतनी पंचायत है। 11 बार कटा, ये भी 11 बार कटा, अभी 2 एक तो बाकी है, अब 11 11 हम 121 का 77 में गुणा, फिर इस तरह से जो है आप इसको करेंगे, उसके बाद 2 से भाग, ठीक है, तो इतनी पंचायत से बेहतर है ये मेरा तरीका। ठीक है, आगे बढ़ू, अगला सवाल ध्यान देना। एक पहिया 88 किमी की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, उसका व्यास कर दीजिए। देखो भैया एक पहिया अगर 88 किमी की दूरी चल रहा है और 1000 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक चक्कर में तो पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। देखते हैं 88 किमी का मतलब ये हो गया कि 88,000 मीटर, और एक 1000 चक्कर में 88,000 मीटर चला गया है, तो एक चक्कर में कितना चला गया 88 मीटर, एक चक्कर में चली दूरी बराबर 88 मीटर। यहां तक कोई तकलीफ है, हो जाएगा ना। और एक चक्कर बराबर क्या होता है 2πr गुणित बराबर 88, यानी 2 गुणित 22, 2 को छोड़ी दो, सिर्फ आर करो, 2r ही व्यास होता है, और गुणित 22/7 बराबर 88, 22 चौका 88, 2r बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर, 2r ही व्यास होता है, ये 28। कोई तकलीफ है, हमसे पढ़ा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अंतिम दिन तक, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उस दिन तक ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज लेके आता रहूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है। आपके साथ बना रहूंगा, और तब तक जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे हैं, जहां जहां उनके पास साधन नहीं है पढ़ने के, अच्छे ट्यूटर नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, जो अच्छे ट्रिक्स नहीं पढ़ पाते हैं, हम उनके लिए, और सबसे बड़ी बात जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे मैथ्स में कमजोर है तो उसको सिलेक्शन का राइट नहीं है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि आपको मैथ्स अच्छी आनी चाहिए तभी सिलेक्शन होना चाहिए। मैथ अच्छी आनी चाहिए, लेकिन मैथ अच्छी आएगी कैसे, तो वो उनके लिए उसके लेवल पे जाके पढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे आके आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, एक दुकानदार 40 साड़ियां खरीदकर 2240 रुपए में बेची और इस पर उसने 12% का लाभ प्राप्त हुआ, एक साड़ी का क्रय मूल्य। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझो, अगर 12% का लाभ हुआ है तो रिटर्न 112% है, रिटर्न 112% है, और 112% बराबर है 2240। 1% कितना हो गया, 2 बार हटाएगा 20 होगा, 1% 20 होगा, और 100% कितना होगा 2000 होगा। और 2000 में कितनी साड़ी खरीदी है, ये 40 साड़ियां हैं, 40 साड़ियां हैं, तो
एक साड़ी बराबर हो जाएगा 2000 बटा 40, 00 से खत्म, 4×20 50 रुपए की एक साड़ी 50। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, घन के शीर्ष की संख्या होगी। घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? घन में 8 शीर्ष होते हैं। मैं यहीं पर एक आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, यूलर का एक फॉर्मूला है जिसको हम जान लेते हैं। किसी भी क्यूब या क्यूबाइड के अंदर क्या क्या होता है ये समझ लो। तो इसका आंसर तो सिंपल है, इसका आंसर 6 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर 8 आएगा। किसी घन के 8 शीर्ष हो सकते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, देखो भाई, क्यूब या क्यूबाइड में, घन या घनाभ में क्या क्या होती है? 3 चीजें होती हैं। इसी घनाभ में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, 6 फलक होती हैं, 6 फलक, इसको कहते हैं फेजेस। फेजेस। दूसरा है, एक 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष का मतलब है वर्टेक्स, VERT, वर्टेक्सेस होते हैं। और थर्ड नंबर है आपका एजेस, 12 एज होते हैं, यानी किनारे होते हैं, 12 एजेस। एजेस, ठीक है। किसी भी घन या घनाभ में 6 फेजेस, 8 वर्टेक्सेस और 12 एजेस होते हैं। और इसी को यूलर ने इस रूप में लिखा था कि वर्टेक्सेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 8, इक्वल टू, को कहते हैं यूलर का फॉर्मूला। किसी भी घन या घनाभ में वर्टेक्स को फेस के साथ जोड़ के एज घटा दोगे तो 2 मिलेगा। देखो 8 6 14 में से 12 जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी में अग्निवीर बैच के टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे आपके अग्निवीर बैच के टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज में। चैप्टर वाइज कंटेंट हमारे वीडियोस पे पड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप चैप्टर वाइज कंटेंट वहां से धीरे धीरे पढ़ते जाइए। 2 महीने 2.5 महीने में आप पूरा चैप्टर वाइज कंटेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप पूरा कर लेंगे। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपने मेरे वीडियोस का चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद उस चैप्टर में 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे, बहुत इजी तरीके से। और 10% के लिए आपको थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और मैथमेटिक्स मेरा मानना है कि कंप्लीट प्रैक्टिस की चीज है। आप चाहे जितने अच्छे हो पढ़ने में, चाहे जितने तेज हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस की मांग करता है। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।